कैसे हैं दोस्तों। मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के अभी तक 3 महीने गुजर चुके हैं और वहां पे करीब करीब 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और इसके अभी भी कोई काबू में आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार और मणिपुर स्टेट की भाजपा सरकार दोनों को ही आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं। दोनों ही सरकारों की राज्य की कानून व्यवस्था पर पकड़ कमजोर हो चुकी है। राज्य की कानून व्यवस्था कमजोर होने से डबल इंजन सरकार संघर्षरत मैतेई और कुकी समुदायों के बीच अभी तक कोई भी बातचीत कराने में निष्फल रही है। अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ पाया है और इससे यह भी दिखाई देता है कि किस तरह मोदी सरकार अपने पॉलिटिकल फायदों के कारण यहां पर बुरी तरह फंस गई है। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग वहां के कुकी समुदाय, विपक्ष और यहां तक कि बहुत सारे भाजपा एमएलए ने भी करी है। और 30 जून को जिस वक्त वहां पे राहुल गांधी भी थे, एन बीरेन सिंह ने अपने इस्तीफे का नाटक भी किया था। और ये सब ये भी दिखाता है कि केंद्र की मोदी सरकार और मणिपुर की भाजपा सरकार मणिपुर के हालात संभालने में पूरी तरह विफल रही है। दोस्तों, अभी तक वहां पे क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, ये हम बहुत सारे वीडियोस में पहले देख चुके हैं। थोड़ा सा दोबारा मैं उसको एक बार आपको बताना चाहूंगा। ये सब कहानी मार्च से शुरू हुई और मार्च से अभी तक कि केंद्र की मोदी सरकार और मणिपुर की सरकार को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। खुद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह इस बीच में 2 बार दिल्ली आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की और 2 बार होम मिनिस्ट्री यानी अमित शाह को भी अपनी रिपोर्ट भेजी। इसी वजह से मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह 14 मई को मोदी से मिले थे और उन्होंने ये बताया था कि अब तक 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और इसके बाद दोबारा 25 जून को भी वीरेंद्र सिंह होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले थे, लेकिन गवर्नमेंट अपनी आंखें बंद करके सोती रही। उन्होंने कुछ नहीं किया मणिपुर के हालात को लेकर। कई बार मणिपुर स्टेट की होम मिनिस्ट्री ने भी सेंटर की होम मिनिस्ट्री को कई बार रिपोर्ट्स भेजी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार कुंभकर्ण की तरह सोती रही उन रिपोर्ट्स को लेकर। उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। मणिपुर के हालात खराब होने पर जब केंद्र सरकार ने वहां पर आर्म्ड फोर्सेस को भेजा, लेकिन उससे भी वहां के हालात काबू नहीं हुए। उन्होंने शूट एट साइट का भी ऑर्डर्स जारी किए, लेकिन उससे भी वहां के हालात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहां तक कि मणिपुर के 10 एमएलए ने यह डिमांड करी कि उनको उस ट्राइबल एरिया के लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, जिसके अधिकारी मणिपुर की स्टेट के अधिकारियों से अलग होंगे। ये 10 एमएलए दिल्ली में आकर होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले भी थे और इन 10 एमएलए में 2 कुकी पीपल अलायंस के एमएलए थे, एक इंडिपेंडेंट एमएलए था और 7 बीजेपी के ही एमएलए थे। इसके बाद वीरेंद्र सिंह दोबारा आए थे दिल्ली और उन्होंने अपनी रिपोर्ट अमित शाह को सौंपी भी थी, और लेकिन उन्होंने अपने बड़प्पन में ये जताया कि अभी कंडीशन वहां की खराब है, लेकिन मैं उसको संभाल लूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह से कुछ भी नहीं संभला। इसके बाद सेंटर ने वहां पे आर्मी डिप्लॉय करी और शूटर साइड के ऑर्डर भी दिए, लेकिन कंडीशन वहां खराब होती गई और अभी तक वहां पे हालात नहीं सुधरे हैं। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने ही ये सब करवाया है और ये सब एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। ये चीजें हमें 2002 के गुजरात की याद दिलाती। सेम यही कहानी थी स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस की वहां पर भी। अब आगे देखते हैं कि मणिपुर में मोदी सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि वो इस वायलेंस को कंट्रोल करने में पूरी तरह विफल रही। राज्य का घटनाक्रम पहली नजर में वीरेंद्र सिंह को अयोग्य मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाता है, जो केंद्र और सशस्त्र बलों के समर्थन के बावजूद हिंसा रोकने में नाकाम रहे। उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने खुलकर मैतेई समुदाय का पक्ष लिया और इसी तर्ज पर कुकी समूहों का दावा है कि अफीम की खेती और वन क्षेत्रों के अतिक्रमण के खिलाफ वीरेंद्र सिंह के पूर्व के अभियानों का असली निशाना तो कुकी समुदाय था, जिसका मैतेई से टकराव रहा है। इसीलिए जब भी मुख्यमंत्री ने म्यांमार के कुकी लोगों की अवैध घुसपैठ का मामला उठाया या उनकी बढ़ती आबादी की ओर इशारा किया,
तो कुकी नेताओं ने उन पर जातीय पूर्वाग्रह का आरोप लगाया। इसीलिए वे वीरेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री रहने तक केंद्र की पहल पर किसी भी शांति वार्ता का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की ओर से वीरेंद्र सिंह की बर्खास्तगी की कोई भी संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि इससे मैती समुदाय पर बीजेपी की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों में से 40 के नतीजों में मैती अहम भूमिका निभाते हैं। वीरेंद्र सिंह ने दो प्रमुख मुद्दे उठाकर मैती समुदाय के बीच अपना कद काफी बढ़ा लिया है। इसमें से एक है कुकी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ। मैती समुदाय के वर्चस्व वाली इंफाल घाटी, जो अभी तक संघर्ष का केंद्र है, उसके आसपास तलहटी वाले क्षेत्रों में जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। दूसरे में कुकी ग्रुप्स के खिलाफ अभियान स्थगित करने वाले एसओओ संबंधित समझौते को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो 2008 में उनसे बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से किया गया था। 10 मार्च को राज्य सरकार ने एक तरफा कदम उठाते हुए दो समूहों कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ एसएसओ समझौता खत्म कर दिया था। सरकार का आरोप था कि वे वन भूमि के अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने के सरकारी अभियान के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे। शीर्ष भाजपा नेताओं को यह आशंका सता रही है कि अगर वीरेंद्र सिंह को हटाया गया तो इससे कुकी समूहों के खिलाफ उनकी कार्रवाई को सजा के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन 8 जून को कोर्ट में दाखिल एक पीआईएल ने इस मामले में मोदी और भाजपा आलाकमान के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। याचिकाकर्ता एस एस हाउकीप एसओओ में पक्षकार सशस्त्र संगठन यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष हैं। हलफनामे में 2019 का एक पत्र शामिल है, जो उन्होंने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा था और जिसमें यह दावा किया गया था कि उनके संगठन और एक अन्य कुकी संगठन यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और पूर्वोत्तर में भाजपा के प्रभारी रहे राम माधव के साथ एक समझौते के तहत विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की जीत में मदद की थी। संगठन ने कथित तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की मदद की। 2022 के विधानसभा चुनावों में 17 गुटों के साझा समूह कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 8 अन्य कुकी संगठनों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले यूपीएफ के कुकी क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा करी थी। इस खुलासे ने मैती समूहों में नाराजगी को और बढ़ा दिया था, जो पहले से ही आरोप लगा रहे थे कि मोदी सरकार और आर्म्ड फोर्सेस एसओओ में पक्ष बने कुकी उग्रवादी संगठनों के प्रति नरमी बरत रहे हैं। असम के सीएम शर्मा ने शुरू में हाउकीप के हलफनामे पर जवाब नहीं दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद भाजपा विधायकों ने केंद्र को ज्ञापन सौंपकर उनसे स्पष्टीकरण की मांग करी थी। तब उन्होंने आधिकारिक तौर पर मोदी सरकार ने मणिपुर में हो रही हिंसा का खंडन किया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि केंद्र पर यह आरोप पहले ही लगने लगे थे कि कुकी समूहों से मिले समर्थन के कारण वह एसओओ समझौता रद्द करने में हीला हवाली कर रहा है। वहीं भाजपा को लेकर कुकी समुदाय के सिविल सोसाइटी समूहों में भी संदेह बढ़ रहा था। उन्हें लगता है कि भाजपा वीरेंद्र सिंह और मैती समूहों के प्रति नरम है। आर्म फोर्सेस तक ने यह आरोप लगाया कि इंफाल घाटी में महिला निगरानी समूह अक्सर उनके अभियान में बाधा खड़ी करते थे और हिंसा फैलाने वालों की मदद भी करते हैं। करीब 1200 महिलाओं ने 24 जून को सेना के एक दस्ते को मैती अलगाववादी समूह कांगले योवेल कन्ना लूप से जुड़े एक दर्जन उग्रवादियों को रिहा करने पर बाध्य कर दिया था। 2015 में इस संगठन के एक हमले में 20 सैनिक भी शहीद हुए थे। सैन्य सूत्रों का मानना है कि उनकी कार्रवाई इसलिए प्रभावी नहीं हो पा रही क्योंकि आर्म फोर्सेस अफस्पा उन क्षेत्रों में लागू नहीं है जो हिंसा से प्रभावित है। वैसे केंद्र की ओर से अफस्पा का दायरा बढ़ाने की संभावना नहीं है, क्योंकि इंफाल घाटी में एक नए आक्रोश को दावत दे सकता है। मेनली ईसाई धर्म से जुड़े कुकी समुदाय के कुछ सिविल सोसाइटी यह आरोप भी लगाते हैं कि भाजपा सरकार पार्टी के हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित। पार्टी नेता इन दावों को खारिज करते हैं। वैसे कुछ लोग दबी जुबान में यह स्वीकार करते हैं कि उनके लिए मुख्यतः
हिंदू समुदाय वाले मैती नागरिकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना मुश्किल है, खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले। इस तरह मोदी के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। इन सब के बीच मणिपुर की शांति कहीं पर ताक पर रखी हुई है और ये सब प्रधानमंत्री मोदी की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन 3 महीने से जारी मणिपुर की हिंसा ने प्रधानमंत्री मोदी की छवि को बहुत बड़ा नुकसान किया है। और हो क्यों ना, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर आज तक कोई भी विजिट नहीं करी है। प्रधानमंत्री मोदी इन 3 महीनों में कितनी ही जगह विदेशों में भी घूम आ चुके। 10 जगह उन्होंने भाषण तक दे दिए, कर्नाटका चुनाव में भाषण तक दे दिए, एमपी में भाषण तक दे दिए, चुनावी सभाएं कर ली उन्होंने। अमेरिका घूम आए, फ्रांस घूम आए, ऑस्ट्रेलिया घूम आए, जापान घूम आए, इजिप्ट घूम आए, लेकिन वो अपने ही कंट्री के एक स्टेट मणिपुर नहीं जा सके। ये सब बातें मोदी और मोदी सरकार की नीयत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि बीजेपी और आरएसएस ने गुजरात की तरह कहीं मणिपुर को भी अपनी लेबोरेटरी तो नहीं बना दिया। यहां तक कि बीच में मोदी जी ने अपनी मन की बात भी करी, लेकिन उस मन की बात में भी उन्होंने मणिपुर में जारी हिंसा की कोई भी जिक्र नहीं किया। ये सब बातें मोदी और मोदी सरकार की नीयत पर बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। अब ये सोचने वाली बात है कि 4 मई को हुई वो रेप की घटना का अगर वीडियो वायरल नहीं होता और देश आक्रोशित नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता, तो क्या मोदी सरकार जागती? क्या मोदी सरकार आके कुछ मुंह से बोलती? जो आज तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था मणिपुर पर, क्या उस मणिपुर की हिंसा पर वो अपने 2 शब्द भी बोलती? भले ही उन्होंने वो 2 शब्द लाग लपेट के साथ बोले, लेकिन चलो कुछ बोला तो सही, नींद से जागी तो सही मोदी सरकार, कि उन्होंने माना तो सही कि मणिपुर में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और उसको ना संभाल पाना उनकी नाकामी है। अब जनता के 5 सवाल हैं मोदी और मोदी सरकार के लिए। पहला सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार मणिपुर में हो रही हिंसा को रोक पाएगी? दूसरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के मणिपुर में दखल देने से कोई भी फर्क पड़ेगा? तीसरा सवाल यह है कि मणिपुर में 2002 के गुजरात जैसे हालात बनवाकर मोदी जी ने अपनी छवि खराब करने का काम किया है। चौथा सवाल यह है कि क्यों पूरी दुनिया में घूमने वाले मोदी ने अपने ही देश के एक स्टेट को जलने के लिए छोड़ दिया? और पांचवा सवाल यह है कि क्यों मोदी ने आज तक मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद वहां का दौरा नहीं किया? ये 5 सवाल हैं मोदी और मोदी सरकार के लिए, उनकी निकम्मेपन के लिए। ये उनके ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा करते हैं। तो आप भी पूछिए सवाल सरकार से, क्योंकि ये आपका हक है। दोस्तों, आप मोदी सरकार से क्या सवाल करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुनते रहें और सवाल पूछते रहें इस सरकार से। जय हिंद।